एनेल के बीच युद्ध फिर शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे से गति में आगे निकलने के लिए समान रूप से अडिग और आतुर थे। नतीजतन उनकी लड़ाई एक निरंतर पीछा करने वाली दौड़ में बदल गई, जिसमें सीमित प्रत्यक्ष टकराव थे। इसके बजाय वे लगातार अपनी अविश्वसनीय गति का उपयोग एक दूसरे के हमलों से बचने और फिर पलटवार करने के लिए करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध में भव्यता का अभाव तो था, लेकिन उसका प्रभाव विस्मयकारी था। यहाँ तक कि ईशान को भी उनकी गति के साथ बने रहना चुनौतीपूर्ण लगा। हॉकिंस और अन्य की तो बात ही छोड़िए। अब तक हॉकिंस किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और एक्स देवराज ने उसे हाथ देकर खड़ा होने में मदद की। स्क्रैचमैन अपू अपने मुंह से खून पोंछते हुए उनके साथ आ गया। इसके अलावा रूपांतरित भिक्षु उरुगे अपने मूल रूप में वापस आ गया था। चारों सुपरनोवा एक साथ खड़े होकर एनेल और किजारू के बीच युद्ध देख रहे थे। हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि एक साथ खड़े होने से किसी और का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होगा। वह व्यक्ति पैसिफिस्टा था, जो किनारे पर स्टैंडबाय पर खड़ा था। जब ईशान और एनेल उतरे, तब तक चारों सुपरनोवा किजारू द्वारा अक्षम कर दिए गए थे। पैसिफिस्टास प्रोग्रामिंग ने स्वायत्त रूप से स्थिति का आकलन किया और हस्तक्षेप करने से परहेज किया, अपनी निष्क्रिय स्थिति बनाए रखी। ईशान और एनेल के वंश के दौरान पैसिफिस्टा ने उन्हें स्कैन किया था। हालांकि 7 सरदारों में से एक होने के नाते ईशान स्कैन में इनाम के साथ दिखाई दिया, लेकिन उसे एक गैर खतरनाक इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह अपरिहार्य था। ईशान अभी अभी मरीनफोर्ड से भागा था और पैसिफिस्टास के डेटा को इस नए घटनाक्रम के अनुसार अपडेट नहीं किया गया था। जहां तक बात थी, ईशान उनका अपना ही था। जब एनेल को स्कैन करने की बात आई तो पैसिफिस्टास प्रोग्राम ने कई प्रश्न चिन्ह प्रदर्शित किए। ब्लू सीनो इनाम में एनेल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे एनेल की पहचान की पुष्टि भी नहीं कर सके। इसलिए अंत में पैसिफिस्टा ने अपना निष्क्रिय रुख बनाए रखने का फैसला किया, तब भी जब एनेल और किजारू के बीच लड़ाई जारी थी। हालांकि जब हॉकिंस और अन्य लोग वापस खड़े हो गए और पैसिफिस्टा कार्यक्रम ने निर्धारित किया कि एडमिरल किजारू इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो पैसिफिस्टा ने तुरंत अपने मिशन को पूरा करने का निर्णय लिया। उसने अपना जबड़ा खोला, मुंह को चौड़ा किया और हॉकिंस तथा अन्य की ओर निशाना साधा, जिसका उद्देश्य उसके मुंह से लेजर किरण छोड़ना था। इस समय सभी 4 सुपरनोवा घायल हो चुके थे और जब उन्होंने पैसिफिस्टास के मुंह में चमकती हुई चमक देखी तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची। सहज रूप से उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने हथियार उठा लिए। हालांकि उसी क्षण वह चमक अचानक गायब हो गई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें शिचिबुकाई काला ड्रैगन ईशान दिखाई दिया, जो तानाशाह कुणाल के सामने प्रकट हुआ था। हालांकि वे समझ नहीं पाए कि वह कब आया। वह हवा में तैर रहा था, उसके काले ज्वाला जैसे पंख फैले हुए थे और उसका एक हाथ पैसिफिस्टा के मुंह पर दबा हुआ था। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम कुणाल नहीं हो, लेकिन यह रूप मुझे सचमुच हैरान कर रहा है, ईशान ने खुद से कहा, और एक पल में उसने अपने शरीर से विद्युत चमक का एक शक्तिशाली उछाल छोड़ा। एक तेज आवाज के साथ ये विद्युतीय चिंगारियां यान की बाह से होकर गुजरीं और पैसिफिस्टा में प्रवेश कर गईं। तभी हॉकिंस और बाकी लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। तानाशाह कुणाल बेकाबू होकर कांपने लगा और कुछ ही देर में उसके मुंह से धुएं का एक गुबार निकला। फिर वह एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा और धूल का एक गुबार उठा। इस दृश्य ने हॉकिंस और अन्य लोगों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। एक मौजूदा शिचिबुकाई एक पुराने शिचिबुकाई को पल भर में आसानी से परास्त कर दे। यह कैसे संभव हो सकता है? वहां उपस्थित लोगों में से शायद केवल ईशान,
किजारू और पूर्व रियर एडमिरल देवराज ही अपने सामने खड़े तानाशाह कुणाल की असली पहचान जानते थे। यह समुद्र के 7 सरदारों का सदस्य नहीं था जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, बल्कि यह बार्थोलोम्यू कुणाल जैसी शक्ल वाला एक विशालकाय यंत्रवत प्राणी था। सटीक रूप से कहें तो यह एक साइबरनेटिक रचना थी। जब वे किसी रोबोट से निपट रहे थे तो सबसे कुशल और प्रभावी तरीका बिजली के अलावा और कुछ नहीं था। ईशान का विश्व सरकार के साथ थंडरस्टोन्स से जुड़ा एक व्यापार था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि शांतिवादियों के पास थंडरस्टोन्स ही उनकी मुख्य ऊर्जा का स्रोत हैं। शांतिवादियों के शरीर में उसने जो विद्युत स्राव छोड़ा था वह थंडरस्टोन की उत्पादन शक्ति को भी निर्देशित करेगा, जिससे एक त्वरित और तीव्र विद्युत स्राव घटना घटेगी। इससे शांतिवादियों के शरीर में अतिभार और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे वे अशक्त हो जाएंगे। हॉकिंस और अन्य लोग आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि ईशान और यहाँ तक कि एनेल के लिए भी शांतिवादी वास्तव में निपटने के लिए सबसे आसान लक्ष्य थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि शांतिवादी कमजोर थे। दरअसल ईशान भी जानता था कि शांतिवादियों का यह जत्था, जो अभी-अभी बनकर तैयार हुआ था और मरीन द्वारा सबाउडी द्वीपसमूह लाया गया था, मुख्यतः प्रदर्शन परीक्षण के लिए था। फिर भी इन शांतिवादियों में काफी युद्ध क्षमताएं थीं। तुलना का सबसे सीधा बिंदु पूर्व रियर एडमिरल देवराज थे। उन्होंने शांतिवादियों के साथ युद्ध में भाग लिया था और अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे थे, लेकिन उन्हें थोड़ी सी कमी का सामना करना पड़ा था। इससे पता चलता है कि अच्छी तरह से सुसज्जित हथियारों के साथ शांतिवादियों की युद्ध क्षमता अब लगभग नौसेना के रियर एडमिरल के बराबर थी। जबकि नौसेना के रियर एडमिरल को एक महत्वपूर्ण खतरा नहीं माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर शांतिवादियों के उत्पादन में आसानी में था। वे बड़े पैमाने पर उत्पादित किए गए थे। एक बार जब नौसेना ने शांतिवादियों की युद्ध क्षमता को पहचान लिया तो वे तुरंत ही सैकड़ों अधिकारी स्तर के कर्मियों के साथ अपनी संख्या बढ़ा सकते थे, यदि इससे अधिक नहीं। इसका विचार मात्र ही सिहरन पैदा करने वाला था। यह शांतिवादी इयान के पैरों के पास पड़ा था। नीचे झुककर ईशान ने शांतिवादी के गले के कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसकी पहचान संख्या पता चल गई। PX-3। ईशान ने सिर हिलाकर डोरोनी को संकेत दिया, जो आर्क मैक्सिम पर सवार था। डोरोनी और महेश जहाज पर थे और नीचे एनेल और किजारू के बीच हो रही लड़ाई देख रहे थे। अपने कप्तान का बुलावा आते ही वे नीचे कूद पड़े। उनके भारी वजन से जमीन कांपने लगी। कैप्टन, डोरोनी इयान के पास पहुंचे और पूछा, क्या आदेश हैं? इसे जहाज पर फेंक दो। ईशान ने कहा, यह हमारी युद्ध की लूट है, इसे ले जाओ। ईशान ने अभी-अभी इस PX-3 को एक शक्तिशाली विद्युतीय उछाल से निष्क्रिय कर दिया था, जिससे यह शांतिवादी बरकरार रहा। भले ही इसके सिस्टम में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट थे, इन्हें सामान्य खराबी माना जाता था। ईशान को विश्वास था कि इसे वापस लेने पर, वरुस तकनीक पर भरोसा करते हुए, वे इसे ठीक कर पाएंगे। जब ईशान ने मरीनफोर्ड छोड़ा था तो उसने घोषणा की थी कि यदि नौसेना व्यापार नहीं करना चाहती तो वह जो चाहेगा ले लेगा, और अब उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। शांतिवादी चाचा कुणाल से जुड़े कुछ मामलों से जुड़े थे और ईशान इस रंजिश को छोड़ नहीं पा रहा था। वह उन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ था। वह यह पता लगाना चाहता था कि क्या वह उन कारणों का पता लगा सकता है कि चाचा कुणाल ने नौसेना के मानव प्रयोगों में सहयोग क्यों किया था। वह यह भी जानना चाहता था कि क्या इस प्रयोग को उलटने का कोई तरीका है। आखिरकार ये शांतिवादी पूरी तरह से रोबोट नहीं थे, इन्हें चाचा कुमा के क्लोनों के रूपांतरण के माध्यम से बनाया गया था। जर्मा समूह के पास क्लोन सैनिकों की एक बड़ी सेना भी थी
और यह क्लोनिंग तकनीक संभवतः आनुवंशिक कारकों पर आधारित थी। आनुवंशिक कारकों के खोजकर्ता होने के नाते वेगापंक के पास स्वाभाविक रूप से क्लोन सैनिक बनाने की क्षमता थी। यही कारण था कि नौसेना के वैज्ञानिक विभाग को जर्मा की लड़ाकू पोशाक तकनीक में तो रुचि थी, लेकिन उनकी क्लोनिंग तकनीक में नहीं। इयान के आदेश को सुनकर डोरोनी ने स्वाभाविक रूप से उसका पालन किया और विशाल शांतिवादी शरीर को उठाकर ऊपर जहाज पर फेंक दिया। हालांकि उसी क्षण अचानक हवा में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसके बगल में किजारू की आकृति प्रकट हुई। उसने डोरोनी द्वारा फेंके गए शांतिवादी का सामना किया और एक जोरदार किक मारी। किजारू। ईशान को उस समय एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब किजारू की आकृति प्रकट हुई और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हालांकि किजारू ने इयान की गुस्से भरी चीखों पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक तेज लात मारी जिससे शांतिवादी आसमान से जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा। टक्कर से जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। जैसे ही धूल जमी, ईशान ने देखा कि किजारस की तेज लात से पैसिफिस्टा की दाहिनी पसलियां चकनाचूर हो गई थीं और पीछे एक गहरा गड्ढा बन गया था, मानो उसे किसी ने काट लिया हो। टूटने पर चिंगारियां निकल रही थीं, क्षतिग्रस्त जगह से बिखरे हुए हिस्से और तार बाहर निकल रहे थे। साथ में थोड़ा सा लाल खून और हल्का पीला मशीन ऑयल भी था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस विशेष शांतिवादी को किजारू ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। किजारू, क्या तुम जानबूझकर टकराव की कोशिश कर रहे हो? इयान का हाथ तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। उसका अंगूठा सेनबोनजाकुरा की म्यान खोल रहा था। उसने कठोर भाव से किजारू को संबोधित किया। वह इसके लिए तैयार नहीं था। ईशान ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि किजारू, जो कि एक चालाक व्यक्ति था, अचानक एनेल को छोड़कर यहाँ प्रकट हो जाएगा और इयान के शांतिवादी जहाज पर चढ़ाने के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर देगा। ईशान। किजारू ने दोनों हाथ अपनी धारीदार पतलून की जेबों में डाले हवा में तैरते हुए ईशान पर व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे लिए काम आसान कर दूंगा? मत भूलना, फ्लीट एडमिरल सेनगोकू ने तुम्हें पकड़ने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। एडमिरल आओकिजी भी इसी द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। उनके आने पर तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा इन नौसिखिए समुद्री लुटेरों के साथ होता है, जिन्हें इम्पेल डाउन में बंद कर दिया जाता है। किजारस की बातें सुनकर हॉकिंस और बाकी लोग तेज सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक और नेवी एडमिरल आ रहा है। हालांकि वे सभी जानते थे कि एडमिरल आओकिजी शायद ईशान के पीछे हैं, सुपरनोवा के नहीं, फिर भी वे घबराहट से कांप रहे थे। एक एडमिरल तो पहले से ही मुश्किल में था, क्या दूसरा भी आने वाला था? इस समय एनेल ईशान के साथ आ गया था और किजारू को गुस्से से घूर रहा था। किजारू अचानक उनकी लड़ाई छोड़कर चला गया था, जिससे एनेल उबल पड़ा। इस बीच ईशान मन ही मन सोच रहा था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एडमिरल सेनगोकू ने उसे पकड़ने का सीधा आदेश जारी कर दिया था। क्या इसका मतलब यह था कि सेनगोकू उससे सीधे भिड़ने के लिए तैयार था, भले ही उनकी मौजूदा ताकत की कमी को देखते हुए एक और शिचिबुकाई को खोने का जोखिम उठाना पड़े? इससे पता चलता था कि इस बार नौसेना का कोई ठोस एजेंडा था। जहां तक एडमिरल आओकिजी के आगमन के बारे में किजारू द्वारा बताई गई खबर का सवाल है, ईशान विशेष रूप से चिंतित नहीं था। आज का ईशान उस दरिद्र व्यक्ति से कोसों दूर था जो मैरी जियोइस से बचकर भागा था। एडमिरल आओकिजी का सामना करने में अब उसका पलड़ा भारी था, क्योंकि आओकिजी की शैतानी फल शक्ति के मुकाबले उसकी ज्वाला फल क्षमता में स्पष्ट बढ़त थी। समय आने पर एनेल किजारू से निपटेगा और ईशान आओकिजी का सामना करेगा। दो नौसेना एडमिरलों के खिलाफ लड़ाई में भी
ईशान को पूरा भरोसा था कि वह अपनी स्थिति बनाए रख सकता है। हालांकि आगामी लड़ाई के दौरान स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सबाउडी द्वीपसमूह दो नौसेना एडमिरलों के साथ टकराव का सामना कर सकेगा। ईशान ने आओकिजी के पहुंचने में लगने वाले समय का अनुमान लगाया और उसे लगा कि आओकिजी को द्वीप तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। अगर आओकिजी जागते ही तुरंत निकल भी जाते तो भी वे नौसेना के एक युद्धपोत पर यात्रा कर रहे होते जो आर्क मैक्सिम पर सवार ईशान और उसके दल जितना तेज नहीं था। इसलिए मोटे तौर पर अनुमान लगाते हुए आओकिजी ईशान और उसके दल से 20 से 30 मिनट देर से पहुंचेंगे। बस इतना ही काफी था। यह समय अंतराल बढ़त बनाने के लिए काफी था। आओकिजी के आने से पहले उन्हें किजारू को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने का कोई रास्ता ढूंढना था। इस विचार से ईशान के मन में हत्या की इच्छा जागृत हो गई और उसने अपनी तलवार खींच ली। हालांकि उसी समय सनकी भिक्षु उरुगे ईशान और उसके दल के पीछे आ पहुंचा। वह अचानक एनेल के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे प्रभु, कृपया मुझे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दें। इस स्थिति ने एनेल, ईशान और हॉकिंस के साथ साथ अन्य लोगों को भी पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। हॉकिंस और अन्य लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि उरूज एनेल को भगवान की उपाधि से क्यों संबोधित करेगा, और ईशान ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उरूज एनेल के प्रति इतना सम्मान दिखाएगा। जहां तक एनेल की बात है, वह क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। नीले सागर पर किसी को फिर से इतने सम्मान से संबोधित करते सुनना उसके लिए बिल्कुल असामान्य था। हालांकि ईशान को तुरंत स्थिति का एहसास हो गया। उसने उरुगे की पीठ पर अपेक्षाकृत बड़े पंख देखे और तुरंत याद आया कि स्काइपिया के चारों पुजारियों के पंख भी लगभग एक जैसे आकार के थे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह सनकी साधु उरुगे भी एनेल की ही मातृभूमि बिरका के आकाश द्वीप से था? और जिस तरह से वह एनेल को संबोधित करता था, उससे लगता था कि वह एनेल का अनुयायी था। तुम कौन हो? एनेल ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ कमर पर रख लिए अनिश्चितता से उरुगे की ओर देखा। मैं उरूज हूँ। उरूज ने एनेल के सामने अपना सिर नीचा किया और कहा, मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अचानक एक बदलाव आया। बिना किसी चेतावनी के उरूज ने एक जोरदार हमला बोल दिया। हाथ में एक बड़ा पत्थर का डंडा लेकर उसने एनेल के पेट पर जबरदस्त वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ एनेल, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उरूज उस पर हमला करेगा, पूरी तरह तैयार नहीं था। उसने समय रहते अपने शरीर को तत्वों से मुक्त नहीं किया था और हमले के परिणामस्वरूप उसे खून की खांसी हुई और वह उड़कर दूसरी तरफ मलबे के ढेर से टकरा गया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया, यहां तक कि ईशान को भी। एनेल को उड़ा देने के बाद उरुगेस की मुस्कान, जो इतने लंबे समय से नहीं बदली थी, अब खतरनाक हो गई और वह बोला, मैं बदला लेने वाला हूं, उस मातृभूमि का बदला लेना चाहता हूं जिसे तुमने बर्बाद किया है। इस अचानक घटनाक्रम ने सभी को चौंका दिया। ईशान उरुगे को घुटनों के बल जमीन पर झुकते हुए देख रहा था, यह सोचकर कि उरुगे भी उन 4 पुजारियों की तरह एनेल का उपासक है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। खैर, ईशान को अचानक हुआ हमला कुछ हद तक समझ में आ रहा था। शायद यह उरूज का एनेल्स की सुरक्षा कम करने का तरीका था। लेकिन ईशान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि आखिर एनेल्स उस विशाल पत्थर के खंभे से अचानक कैसे टकरा गए। धिक्कार है उरूज, तुम क्या कर रहे हो? हॉकिंस और स्क्रैचमैन अपू को होश आया और उरूज को एनेल का पीछा करते और उस पर हमला करते देखकर वे उसे रोकने के लिए एक साथ आगे बढ़े। हॉकिंस उरूज पर चिल्लाया, अब हमारा दुश्मन एडमिरल किजारू है। एनेल यान का अधीनस्थ था,
जिसका हॉकिंस और बाकियों को अभी अभी एहसास हुआ था। यह लंबे कानों वाला आदमी किजारस की गति की बराबरी कर सकता था, जो एक दुर्लभ उपलब्धि थी। हॉकिंस और बाकियों को डर था कि एनेल पर उरूज के हमले का बदला ईशान लेगा और उन्हें अपने साथियों के रूप में खत्म कर देगा। वे घबराए कैसे नहीं। वाह वाह, क्या आश्चर्य! किजारू हवा से नीचे उतरा, उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। समुद्री डाकू तो समुद्री डाकू ही रहेंगे, ऐसे समय में उनमें अंदरूनी कलह चल रही है। एक तरफ हटो। उरूज ने अपना विशाल पत्थर का खंभा हॉकिंस और स्क्रैचमैन अपू पर, जो उसके रास्ते में थे, घुमाया। वह कुछ बेचैन सा लग रहा था, और हॉकिंस और स्क्रैचमैन अपू से 2 बार टकराने के बाद स्क्रैचमैन अपू गलती से उरूज के पत्थर के खंभे के सिरे से टकरा गया। अचानक उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और उरूज ने उसे उड़ा दिया। हम्मा! ईशान ने इस विसंगति को भांप लिया और जल्दी से अपनी नजरें उस पर केंद्रित कर लीं। तभी उसे पता चला कि उरुगे के पत्थर के स्तंभ के सिरे का एक हिस्सा और भी गहरा और मजबूत दिखाई दे रहा था। समुद्र पत्थर! ईशान को तुरंत एहसास हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, इस अनोखे भिक्षु उरुगे को समुद्री पत्थर का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से मिला? और उसने उसे अपने हथियार में भी जड़ दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि एनेल को पहले ही जबरदस्त चोट लग गई थी। उसके मंत्र ने उरूज के हमले का पता लगा लिया होगा, लेकिन एनेल ने शायद उसे कम करके आंका होगा, यह सोचकर कि उरूज का हमला उसके तात्विक शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसने सोचा होगा कि उरूज के हथियार में कैरोसेकी लगा होगा, जो डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं का स्वाभाविक दुश्मन है। कैरोसेकी को देखकर ईशान को यह भी एहसास हुआ कि उरुगे ने जो काले दस्ताने पहने थे, वे कोई साधारण मुक्केबाजी के दस्ताने नहीं थे। संभवतः उनका काम उरुगे पर कैरोसेकी के प्रभाव को कम करना था। उरूज और एनेल के बीच दुश्मनी के बावजूद वे इस आदमी को उन्मत्त बने रहने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इयान की आकृति तेजी से आगे बढ़ी और वह अचानक उरूज के सामने प्रकट हो गया। भावनाओं में डूबे उरूज ने जैसे ही एक आकृति को अपने सामने प्रकट होते देखा, अपना पत्थर का खंभा ईशान की ओर घुमा दिया। हालांकि ईशान ने अपना हाथ उठाया और सीधे उरुगे के पत्थर के खंभे को पकड़ लिया। वह जिस स्थिति में था, ठीक उसी जगह पर कैरोसेकी स्थित थी। ईशान ने पत्थर के खंभे को पकड़ लिया, उरूज से हथियार छीनने के इरादे से। स्वाभाविक रूप से उरूज ईशान को सफल नहीं होने देना चाहता था और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां उभर आईं और उसकी नसें उभर आईं। दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। ठीक उसी समय एक्स देवराज ने अपनी चाल चली और उरुगेस के चेहरे पर एक जोरदार किक मारी, जिससे वह उड़ गया। इस बार उरूज स्वाभाविक रूप से पत्थर के खंभे पर अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सका और ईशान उसे जब्त करने में कामयाब रहा। हालांकि जैसे ही ईशान ने उरूज के पत्थर के स्तंभ को प्राप्त किया, उसने अचानक अपना हाथ घुमाया, जिससे समुद्र प्रिज्म पत्थर के अंत के साथ पत्थर का स्तंभ सीधे किजारू की ओर चला गया। इस समय किजारू वहीं खड़ा था जहां स्क्रैचमैन अपू तैनात था। जब आंतरिक विवाद के दौरान उरुगे ने स्क्रैचमैन अपू को किजारू के स्थान पर फेंक दिया, तो किजारू ने मौके का फायदा उठाकर पहले एक सुपरनोवा से निपटा। उसने अपना पैर उठाया और तलवे से एक तीव्र चमक निकली। जैसे ही उसने स्क्रैचमैन अपू पर पैर पटकने का लक्ष्य बनाया। अगर किजारू इसमें कामयाब हो जाता तो स्क्रैचमैन अपू गंभीर रूप से घायल हो जाता, अगर मारा नहीं जाता। ठीक इसी समय ईशान द्वारा फेंका गया पत्थर का खंभा किजारू की ओर तेजी से आया। न केवल एनेल पत्थर के खंभे पर समुद्री प्रिज्म पत्थर का अनुमान लगाने में विफल रहा, बल्कि किजारू भी उतना ही आश्चर्यचकित था।
इसके अलावा यह तथ्य कि ईशान ने समुद्री प्रिज्म पत्थर से बेखौफ होकर सीधे अपने नंगे हाथों से पत्थर के खंभे को पकड़ लिया था, कुछ ऐसा था जिसके बारे में किजारू को पता नहीं था। उसने भी एनेल्स जैसी ही गलती की। शुरुआत में उसने ईशान द्वारा फेंके गए पत्थर के खंभे को देखा था, लेकिन उसके आसपास हाकी को नहीं देखा था। उसने सोचा था कि पत्थर के खंभे को पार करने के लिए वह अपने दैवी शरीर का सहारा लेगा, लेकिन जैसे ही पत्थर का खंभा उसके पास आया, वह भी उसका शिकार हो गया। धमाका! किजारू उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। हॉकिंस और अन्य लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखें बाहर निकालकर देखा। एनेल और किजारू के बीच पिछली मुठभेड़ को सिर्फ गतिरोध ही कहा जा सकता था, लेकिन जैसे ही समुद्र के 7 सरदारों में से एक, ईशान ने हस्तक्षेप किया, किजारू सीधे घायल हो गया। उड़ते हुए पत्थर का खंभा सीधा जमीन में धंस गया, स्क्रैचमैन अपू के पड़े होने की जगह से ज्यादा दूर नहीं। सी प्रिज्म स्टोन का सिरा जमीन में इस हद तक धंसा हुआ था कि जब किजारू उठा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, तब भी उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। आखिर हुआ क्या था? किजारू पर भ्रम की लहर छा गई। यह दूसरी बार था जब उसे ईशान ने घायल किया था। पहली बार सलामिस द्वीप पर जब उसे कैरोसेकी की गोली लगी थी। अब वह फिर से घायल हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेचारा किजारू, वह नहीं जानता असल में यह दूसरी बार है। किजारू एक सतर्क व्यक्ति था, मरीन रैंक में भी। वह निर्णय लेने से पहले स्थिति का आकलन करना पसंद करता था। अब उसका प्रतिद्वंद्वी तेजी से एनेल से ईशान की ओर बढ़ गया था और किजारू तुरंत घायल हो गया था, जिससे वह हाई अलर्ट पर था। हॉकिंस, देवराज और स्क्रैचमैन अपू तीनों ही ईशान के पीछे खड़े हो गए। स्क्रैचमैन अपू ने अपनी छाती पकड़ ली और ईशान से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 सरदारों में से कोई मुझे बचा लेगा। लगता है मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। चलो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। देवराज ने तलवार उठाई और कहा, हमारी इस मुश्किल में हम तब तक नहीं बच पाएंगे जब तक किजारू को पीछे नहीं धकेल देते। हॉकिंस ने सिर हिलाया और भावशून्य होकर कहा, लॉर्ड ईशान, उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ईशान ने अपने कंधे पर नजर डाली और देखा कि एनेल पहले ही उठ खड़ा हुआ था। वह गिरे हुए उरुगे के पास खड़ा था, मानो उससे बातचीत कर रहा हो। देखने से लग रहा था कि एनेल कुछ समय के लिए किजारू से बातचीत करने में असमर्थ था। हालांकि ईशान को इस बात पर गंभीर संदेह था कि क्या तीनों सुपरनोवा, हॉकिंस, देवराज और स्क्रैचमैन अपू किजारू को प्रभावी ढंग से रोक पाएंगे, फिर भी वह उनकी मदद से इनकार नहीं करना चाहता था। उसने और कुछ न कहने का फैसला किया। बैटल रैप शुरू हो गया। स्क्रैचमैन अपू ने अपनी बाह बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह लॉन्गार्म जनजाति का सदस्य था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें संगीतमय पैरामीशिया डेविल फ्रूट जैसी क्षमता थी। उसके शरीर के विभिन्न अंग संगीत उत्पन्न करने वाले उपकरणों की तरह काम कर रहे थे। जैसे ही एक बेहद लयबद्ध रैप गूंजने लगा, ईशान को अचानक अपने रक्त प्रवाह में तेजी महसूस हुई और वह ऊर्जावान हो गया। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि हॉकिंस और देवराज को भी ऐसा ही महसूस हुआ। दोनों तेजी से बदल गए थे। हॉकिंस ने अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया था, जबकि देवराज एक विशालकाय एलोसॉरस बन गया था। स्क्रैचमैन अपोस संगीत के प्रभाव में उनकी गति काफी बढ़ गई। एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर वे तेजी से किजारू की ओर बढ़े। क्या तुम्हें लगता था कि टीम बनाकर मुझे संभाला जा सकता है? किजारू बिना किसी घबराहट के उनके आने का अंदाजा लगा रहा था। जब हॉकिंस और देवराज दोनों ने हमला शुरू किया, तो उसने अपनी गेप्पो तकनीक का इस्तेमाल करके उनके ऊपर से छलांग लगा दी।
हवा में किक मारते ही उसके पैर से एक तेज चमक निकली और एक ज्यादा शक्तिशाली लेजर किरण उन जगहों पर पड़ी जहां हॉकिंस और देवराज खड़े थे। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों रूपांतरित सुपरनोवा तुरंत उड़ गए। हालांकि इस समय तक ईशान किजारू के पीछे पहुंच चुका था। उसने अपने क्रोध की ज्वाला जैसे पंख फैलाए और हवा में उड़कर किजारू पर नीचे की ओर वार किया। किजारू ने तेजी से अपने शरीर को घुमाया और स्वर्ग के बादलों को इकट्ठा करने वाली अपनी तलवार को बुलाया। लेकिन जब उसने इयान के वार को रोकने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि इयान का हमला एक छलावा था। सेनबोनजाकुरा पीछे हट गया, जिससे किजारू का अमानो मुराकुमो इयान के कंधे पर वार कर सका। अजीब बात यह थी कि वार के बाद भी ईशान को कोई चोट नहीं आई, बल्कि उसकी बाहें जोर जोर से कांपने लगीं। अगले ही पल किजारस के शरीर पर एक खूनी घाव दिखाई दिया। क्या हुआ? किजारू चिल्लाया। उसने तो ईशान को कुछ भी करते नहीं देखा था, फिर अचानक उसे चोट कैसे लग गई? इसके अलावा कटने का घाव उसके कंधे पर था। सिर्फ ईशान ही समझ पा रहा था कि क्या हुआ था। उसने अभी अभी ओरोची की क्षमता का इस्तेमाल किया था, रोलिंग और रिडायरेक्टिंग। इससे विरोधी के किसी भी हमले को सीधे पलटा जा सकता था। किजारुस अमानो मुराकुमो संक्षेप में उसकी चमकदमक वाली फलों की प्रकाश आधारित शक्ति का प्रकटीकरण था। भौतिक तलवारों से मेल खाने के लिए इसमें निस्संदेह हकी का समावेश होना जरूरी था। नतीजतन यह किजारू द्वारा खुद को घायल करने जैसा था। सलामिस पर लड़ाई के दौरान ईशान को ओरोचिस कार्ड नहीं मिला था, इसलिए किजारू को ये नई क्षमताएं बिल्कुल भी पता नहीं थीं। इनका तुरंत इस्तेमाल बेहद कारगर साबित हुआ। किजारू के घायल होने के क्षण को भांपते हुए ईशान ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और किजारू की बाहों में समा गया। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर किजारू की छाती की ओर बढ़ाया। हालांकि किजारू तो किजारू ही था। जैसे ही ईशान उसके आगोश में आया, किजारू को आसन्न खतरे का आभास हो गया। उसने तुरंत आकाशीय मेघ तलवार को क्षैतिज रूप से खींचकर ईशान को रोक दिया और साथ ही गेप्पो का इस्तेमाल करके पीछे हट गया। वह तेजी से पीछे हटा और इयान का हाथ उससे छू गया, लेकिन किजारस का धारीदार सूट उससे थोड़ा बच गया। बहरहाल इयान का हाथ निशाने से चूक गया था, लेकिन उसकी मुद्रा अपरिवर्तित रही। वह किजारू की ओर इशारा करता रहा। अगले ही पल जमीन से अचानक एक अप्रत्याशित गड़गड़ाहट और आग की लपटें उठीं जो सीधे किजारू से टकराईं। ज्वाला अवतरण। इसने बिजली की गति से ज्वाला का एक विस्फोट छोड़ा, एक ऐसा हमला जिसके लिए किजारू तैयार नहीं था। परिणामस्वरूप किजारू आग की लपटों में घिर गया और हवा से नीचे गिर गया। जैसे ही किजारू आग की लपटों में घिरा, हॉकिंस अचानक प्रकट हुआ। अपने विशाल बिजू का रूप में वह हवा में उछला और किजारू को पकड़ लिया। किजारू के लिए आग की लपटें किसी भी तरह से जानलेवा नहीं थीं। इसलिए जब उसे हॉकिंस ने पकड़ लिया तो वह प्रकाश में बदल गया और हॉकिंस की पकड़ से छूटकर बाहर निकलते समय एक हल्की किक लगाई। कहने की जरूरत नहीं कि हॉकिंस बुरी तरह घायल हो गया था। जमीन पर इतनी जोरदार टक्कर लगी कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसका राक्षसी रूप अब और नहीं टिक सका। हालांकि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी हॉकिंस खाली हाथ नहीं लौटा था। जैसे ही बड़े गड्ढे से धूल और धुआं छंटा, हॉकिंस ने बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया और सबको हैरानी हुई कि उसे एक छोटी सी बिजू का कठपुतली मिल गई। देवराज गड्ढे के किनारे खड़ा था और उसने हॉकिंस से बिजू का कठपुतली प्राप्त की। ड्रेक के हाथ में बिजू का कठपुतली देखकर किजारू को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसे पता था कि वह मुसीबत में है और उसने अपने 8 स्पैन मिरर से देवराज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसे मौका नहीं मिला।
तभी यान का रूप अचानक प्रकट हुआ और उसने तेजी से अपना सेनबोनजाकुरा लाइट चैनल की ओर घुमाया और उसे हकी से लपेट दिया। उसने किजारस की प्रगति को तुरंत रोक दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए देवराज ने अपने एलोसोरस जबड़े को चौड़ा किया और बिजुका कठपुतली को काट लिया। अगले ही पल किजारू की एक भयानक चीख निकली। उसका पेट अचानक फट गया और एक बड़ा सा घाव हो गया। खून की धार बह निकली। यह दृश्य देखकर ईशान भी कुछ हैरान रह गया। उसने पहले भी किजारू को कुछ चोटें पहुंचाई थीं, लेकिन कुल मिलाकर इस चोट की तीव्रता के सामने कुछ भी नहीं था। यह देखकर ईशान थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपनी नज़र हॉकिंस की ओर घुमाई। हालांकि हॉकिंस का चेहरा खून से सना हुआ था, फिर भी उसने ईशान को समझाया, यह एक श्राप तकनीक है, वूडू कठपुतली। इससे पहले जब ईशान ने किजारू पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया था, तो हॉकिंस के लिए यह एक बेहतरीन मौका था। जब उसने किजारू को गले लगाया तो उसका इरादा उस पर हमला करने का नहीं, बल्कि किजारू के बालों से कुछ खास हासिल करने का था। इन बालों की मदद से हॉकिंस अपनी वूडू क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते थे। उनके स्ट्रॉमैन फ्रूट की मदद से वे बालों के मालिक पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे, बिल्कुल पौराणिक जादूटोने की तरह। आमतौर पर हॉकिंस समुद्री लुटेरों के बाल इकट्ठा करके उन्हें अपनी कठपुतलियों के शरीर में गाड़ देते थे और फिर उन्हें अपने शरीर में समाहित कर लेते थे। इस तरह जब उन्हें कोई संभावित घातक चोट लगती तो वे उस क्षति को कठपुतली के शरीर में स्थानांतरित कर सकते थे, जिससे वे खुद को घातक प्रहार से बचा सकते थे। यह वूडू का पहला प्रकार था। इस विशेष मामले में दूसरे प्रकार के वूडू का प्रयोग किया गया था। इसमें किजारुस के बालों से एक कठपुतली का शरीर बनाया जाता था और देवराज द्वारा उस कठपुतली के शरीर पर सीधे हमला किया जाता था। जब कठपुतली के शरीर को क्षति पहुंचती थी तो किजारुस को भी वही चोटें लगती थीं। पहले प्रकार के श्राप का प्रयोग न करने का कारण यह था कि कठपुतली बनाने में कुछ समय लगता था, जो तुरंत संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने दूसरे प्रकार का श्राप इस्तेमाल किया। हालांकि यह श्राप कुछ हद तक नुकसान कम कर देता, क्योंकि इसके बिना ड्रेक के शक्तिशाली दंश से किजारू की सीधे मौत हो सकती थी। हैरानी की बात है कि इस बार उनकी टीमवर्क ने किजारू को काफी नुकसान पहुंचाया। खैर, कहना होगा कि उन तीनों ने मिलकर काम किया, क्योंकि इयान के हमले के बिना वे किजारू के करीब भी नहीं पहुंच पाते। यह समझकर कि क्या हो रहा है, ईशान भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हॉकिंस की क्षमता का इस तरह इस्तेमाल होगा। लगता है उसने पहले ही उन्हें कम करके आंका था। समुद्री लुटेरों की दुनिया में जिन्हें सुपरनोवा माना जाता है, उनके पास बिना किसी खास हुनर के इतने बड़े इनाम कैसे हो सकते हैं? स्ट्रॉमैन कठपुतली तकनीक के अभिशाप के कारण यह किजारू के मुख्य शरीर को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए भले ही किजारू तत्व बन जाए, इसका कोई फायदा नहीं है। लोगिया प्रकार का शैतान फल अजेय नहीं है, खासकर जब ऐसी निरोधक क्षमता का सामना करना पड़े। किजारस के पेट में चोट गंभीर थी, जो संभवतः ड्रेक के एलोसोरस दांतों के कठपुतली पर दब जाने के कारण हुई थी। हालांकि किजारस का युद्ध अनुभव काफी समृद्ध है। होश में आते ही उसने तुरंत खुद ही खून बहना बंद करने की कोशिश की। उसने अपने जख्मों को और भी मजबूत और सील करने के लिए हकी का भी इस्तेमाल किया। हालांकि आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, इस भारी क्षति के बाद किजारू की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसलिए ईशान ने अपनी तलवार निकाली और किजारू पर हमला कर दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मरीन क्या योजना बना रहे हैं। शायद यहाँ एक मरीन एडमिरल को मारने से उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। हालांकि शायद किजारू की किस्मत में मरना नहीं था।
जब ईशान ने किजारू पर उड़ते हुए वार किया तो किजारू के सामने अचानक एक मोटी और बेहद ठोस बर्फ की दीवार बन गई। ईयान का उड़ता हुआ स्लैश बर्फ की दीवार से होकर गुजरा, लेकिन बल के कारण अंततः वह निष्फल हो गया, जिससे किजारू उससे बच निकलने में सफल हो गया। इस बर्फ की दीवार को देखकर ईशान को तुरंत एहसास हो गया कि कुजान आ गया है। अपनी आदत के मुताबिक किजारू के पीछे से एक लंबा और दुबला-पतला व्यक्ति निकला। आओकिजी ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, एक बनियान पहनी हुई थी और अपनी मरीन कोट बाह पर लपेटे हुए उनके स्थान की ओर चल पड़ा। ईशान, आओकिजी प्रकट हुए और कठोर भाव से बोले, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम एक मरीन एडमिरल को मारने का इरादा रखते हो? एडमिरल आओकिजी ईशान ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, आप इतनी जल्दी आ गए? आपको इतनी जल्दी यहाँ क्या ले आया? आओकिजी की टाइमिंग ने ईशान को चौंका दिया था। उसे उम्मीद थी कि आओकिजी थोड़ी देर से आएगा, लेकिन लग रहा था कि वह बहुत पहले ही आ गया था। आओकिजी ने अपने पहने हुए आइस स्केट्स की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जहाज पर्याप्त तेज नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ आइस स्केटिंग की। बर्फ पर स्केटिंग? ईशान अचंभित था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आओकिजी उन तक कैसे पहुंच गया। आओकिजी ने शायद हिमयुग में सबाउडी द्वीपसमूह और मरीन फोर्ड के बीच के पूरे जलमार्ग को जमा दिया था। जब आपके पास साइकिल है तो आइस स्केटिंग क्यों करें? या क्या आइस स्केट्स रखने से साइकिल चलाना बेकार हो जाता है? आओकिजी बोलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और किजारू के पेट के घाव को छूकर उसे जमा दिया। इस तरह घाव भर जाने से दर्द काफी कम हो गया, उससे कहीं बेहतर जब किजारू ने बुशोशो को हकी से घाव भर दिया था। किजारू का रंग निखर आया और उसने आह भरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे नौजवानों से इतना ज्यादा मात खा जाऊंगा। देवराज, हॉकिंस और स्क्रैचमैन अपू तीनों के चेहरे पर अब परेशानी के भाव थे। एक और मरीन एडमिरल आ गया था और उनके सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई थी। ईशान एक पल के लिए दुविधा में पड़ गया। क्या उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए? उरूज के अचानक हमले ने एक नाजुक मोड़ पर खलल डाल दिया था। अगर वे लड़ाई जारी रखते तो ईशान को दो मरीन एडमिरल्स का अकेले सामना करना पड़ता, भले ही हॉकिंस और बाकी लोग उसके साथ हों। हालांकि यह एक कठिन चुनौती होने की संभावना थी। उसी समय आओकिजी ईयान के हाव भाव ध्यान से देख रहा था। सच कहूं तो यहाँ पहुंचते ही आओकिजी बहुत क्रोधित हो गया था। उसने मैथ्यू के जाल में फंसने की उम्मीद नहीं की थी, जिसके कारण वह झपकी ले बैठा और ईशान और बाकी लोग मरीन फोर्ड से भाग निकले। फिर भी हालांकि वह परेशान था, ईशान का सामना करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था। वह समझ गया था कि ईशान में अब एक मरीन एडमिरल जैसी ताकत है और ईयान की अग्नि क्षमताएं उसके खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी थीं। किजारू के सहयोगी होने के बावजूद उन्हें ईशान को अल्पावधि में वश में करना चुनौतीपूर्ण लगेगा। जब घटनास्थल पर तनाव चरम पर पहुंच गया, तभी बाईं ओर से अचानक तीव्र विस्फोट की आवाज आई। दोनों तरफ से देखने पर उन्हें बाईं ओर से कुछ लोग तेजी से आते दिखाई दिए। जब ईशान ने इस समूह को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यह ललित के नेतृत्व में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की टीम थी और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह सिर्फ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ही नहीं थे। इस समूह में एक सुपरनोवा, ट्राफल्गर डी वाटर लक्ष्या अपने हार्ट पायरेट्स क्रू के सदस्यों के साथ शामिल थे। उनके पीछे दो समान शांतिवादी और एक मोटा आदमी चल रहा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी और लंगोटी थी। ईशान ने उस गोलमटोल आकृति को पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि किजारुस का भतीजा सेंटोमारू था। बचाओ! नैना दौड़कर सबसे आगे आई,
उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह बेतहाशा भाग रही थी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हुए भागी। दोनों पैसिफिस्टा ने अपना पीछा जारी रखा